नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के माफीनामे को रिजेक्ट कर दिया है। उनकी माफी को घड़ियाली आंसू बताते हुए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है कि 3 आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय शाह के मामले की जांच करेंगे। एफआईआर की जांच होगी और बयान की भी। विजय शाह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जांच में उनसे सहयोग करने के लिए कहा है। 28 मई को अगली सुनवाई होगी। यह बड़ा फैसला है कि अब अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद के मामले में भी एफआईआर की जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। दे देना चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट को अब यह साफ करना ही चाहिए कि बोलने लिखने पर कभी राष्ट्रीय सुरक्षा, तो कभी देशद्रोह, तो कभी आस्था के नाम पर एफआईआर और गिरफ्तारी का यह सियासी धंधा कब तक चलेगा और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसे मामलों में पूरी प्रक्रिया और जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के मामले में किया है। जब से प्रोफेसर अली खां की गिरफ्तारी हुई है, तभी से मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले से इसकी तुलना की जा रही है। कार्रवाई के मामले में दोनों के बीच भले तुलना हो सकती है कि एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, बीजेपी बचाव करने लग गई, और एक को हरियाणा महिला आयोग और बीजेपी के कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। विजय शाह ने जो बयान दिया वह केवल सेना का अपमान नहीं बल्कि सांप्रदायिक भी है, मुसलमानों को निशाना बनाना भी है, नफरती बयान है। प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को जिस फेसबुक पोस्ट के कारण गिरफ्तार किया गया है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत की रणनीति की प्रशंसा की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे सेना का अपमान होता हो। इसलिए आधार के मामले में दोनों की तुलना नहीं हो सकती। बस गिरफ्तारी के मामले में आप कर सकते हैं कि एक को हर तरह से बचाया जा रहा है और एक को कैसे सुबह सुबह दर्जन भर पुलिस भेजकर उठा लिया जा रहा है। सोनीपत के अशोक यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद की गिरफ्तारी का सवाल अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कुछ समर्थकों के घर भी पहुंच गया है। यही कि अगर उनकी बात से कोई असहमत है, उन्होंने कुछ खराब भी कहा है, तब भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। वैसे अली खां ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप भी उनके फेसबुक पोस्ट को पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर खान के मामले की सुनवाई 20 या 21 मई को हो सकती है। तारीख अभी नहीं बताई गई है। कांग्रेस ने मंत्री को हटाने की मांग की, लेकिन हटाया नहीं गया, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। विजय शाह के बचाव में बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं, जुबान फिसल गई। 19 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ए सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत ने मंत्री विजय शाह के माफीनामे को रिजेक्ट किया, फटकार लगाई। अगर वैसी फटकार प्रोफेसर अली खां को लेकर लगाई गई होती तो अब तक पुलिस उनके घर तो क्या, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उसे भी ढहाने के लिए बुलडोजर लेकर निकल पड़ी होती। जस्टिस ए सूर्यकांत ने बीजेपी के मंत्री विजय शाह के माफीनामे को लेकर कहा, अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए धीमे स्वर में माफी मांग लेते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खां की पत्नी गर्भवती बताई जाती हैं। इस समय में उनकी गिरफ्तारी की गई। ठीक इसी तरह अहमदाबाद में गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनकी भाभी यानी श्रेयांश शाह की पत्नी स्मृतिबेन के निधन को 1 महीना भी नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि इस देश में बोलने की कीमत कितनी बड़ी होती जा रही है, कितनी क्रूरता से किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। जिस तरह से बोलने लिखने पर एफआईआर हो रही है, संगीन धाराएं लगाई जा रही हैं, उसे देखते हुए अब यही कहना बाकी रह गया है कि बोलने पर नहीं, अब भारत में मुंह खोलने पर एफआईआर कर दी जाएगी। शहर में मुनादी होने लग जाए कि अब भारत में मुंह खोलना अपराध हो गया है। मुंह का काम केवल सुबह और शाम मंजन करना है और भोजन करना है, बोलना नहीं है। कृपया बोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल ना करें, लिखने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल ना करें। जो भी बोलेगा और लिखेगा मान लिया जाएगा उसकी बातों से किसी की आस्था आहत हो गई है, राष्ट्र मूर्छित हो गया है। भारत में आप ना कॉमेडी कर सकते हैं, ना गंभीर लेखन, ना क्लासरूम में सरकार पर सवाल कर सकते हैं। भारत की पुलिस एकदम खाली बैठी है। आपके मुंह खोलते ही, हंसते ही, लिखते ही पहुंच जाएगी, जेल में ठेल देगी। भले ही नदियों की धाराएं यहां सूख गई हैं, लेकिन पुलिस की धाराएं धारा प्रवाह बहती जा रही हैं। ये सब अब हर नागरिकों को बताया जाना चाहिए।
इतनी बड़ी धाराओं में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई तो कम से कम सभी अखबारों और चैनलों को बताना चाहिए था कि उस फेसबुक पोस्ट में क्या ऐसा गलत लिखा था जिससे भारत की अखंडता प्रभावित हो गई। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोफेसर अली खां के मामले में किस तरह से रिपोर्टिंग हुई है। प्रोफेसर अली खां के खिलाफ 2 एफआईआर हैं, एक महिला आयोग की तरफ से और एक सरपंच योगेश जठेड़ी ने कराई है, जो भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य बताए जाते हैं। क्या बीजेपी के तमाम मंत्री इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते कि बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा प्रोफेसर अली खान ने और इन बातों के लिए उनकी नहीं किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जबकि बीजेपी के ही 2-4 समर्थक ठीक यही बात कह रहे हैं कि गलत हुआ होगा तब भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्या बीजेपी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री इसलिए चुप हैं कि इसका विरोध करने का मतलब है एक खास वर्ग को टारगेट करने की राजनीति का ही विरोध कर देना, अपना ही विरोध कर देना? मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो कहा वो केवल उनके खिलाफ नहीं कहा बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी टिप्पणी की। उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज की जाए इसे लेकर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, बताना पड़ा। पुलिस ने जब कहा कि जांच का विषय है तब हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने कहा कि यह तो भाषण है, इसमें क्या जांच करनी है। हाईकोर्ट ने इस बात के लिए भी मध्य प्रदेश की पुलिस को फटकार लगाई कि कोर्ट के कहने के बाद भी पुलिस ने गंभीर धाराएं नहीं लगाई। और दूसरी तरफ देखिए, हरियाणा में प्रोफेसर खान के खिलाफ गंभीर धाराओं की बरसात कर दी गई है। भोपाल हाईकोर्ट की फटकार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पलटा बल्कि एसआईटी बिठा दी है ताकि मंत्री के बयान और एफआईआर की जांच हो। मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए थे उस एफआईआर को चुनौती देने जिसे भोपाल हाईकोर्ट के आदेश से दर्ज किया गया है, लेकिन इस मामले में उन्हें राहत नहीं मिली। अब आते हैं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर। सुप्रीम कोर्ट को इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी के लिए सोनीपत की पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया या जिन वजहों से भी किया गया, क्या किसी भी तरीके से इसका संबंध हो सकता है। कपिल सिब्बल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हो गई है, सुनवाई होगी, लेकिन कमिश्नर का प्रश्न कोर्ट के सामने आएगा या नहीं हम दावा नहीं कर सकते। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार केवल गिरफ्तारी को ही चुनौती दी गई है। हरियाणा महिला आयोग तो यह दावा कर रहा है कि उसकी शिकायत पर सोनीपत की पुलिस कमिश्नर का तबादला तक करवा दिया गया। क्या इस तरह से पुलिस से काम करवाया जा रहा है? भास्कर की रिपोर्ट देखिए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा है पुलिस की ढिलाई के चलते उस दिन महत्वपूर्ण मिशन रह गया था, इसलिए कमिश्नर का तबादला हुआ। रेणु भाटिया अपने अशोक यूनिवर्सिटी के दौरे और सोनीपत पुलिस कमिश्नर नाजनीन भसीन के हटाए जाने की बात कर रही हैं। भास्कर के अनुसार 15 मई को जब रेणु भाटिया अशोक यूनिवर्सिटी पहुंची तो उन्हें पुलिस की ओर से सुरक्षा नहीं दी गई, जिस कारण वे 2.5 घंटा लेट हो गईं। उन्हें महिला एसएचओ नहीं मिली और एसीपी भी नहीं भेजा गया। रेणु भाटिया ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए डीजीपी से शिकायत की, जिसके 2 दिनों के बाद सोनीपत पुलिस कमिश्नर नाजनीन भसीन का तबादला कर दिया गया। एडीजीपी ममता सिंह को सोनीपत का अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर बनाया गया। पुलिस का कहना है कि यह रूटीन ट्रांसफर है। तब फिर रेणु भाटिया यह क्यों कह रही हैं कि पुलिस के कारण उनका मिशन उस दिन पूरा नहीं हुआ? क्या इसलिए भी नाजनीन भसीन का तबादला किया गया होगा? इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी। दोनों सरकारों की कार्रवाई में कितना अंतर है? यह वीडियो लंबा होगा ही, इसे आपको अपने लिए पूरा देखना और समझना चाहिए, क्योंकि बोलने पर गिरफ्तारी और एफआईआर का सिलसिला रुक नहीं रहा। हर दिन कहीं से ऐसी खबर आ ही रही है या एक दिन आपके घर तक भी आने वाला है। अगर आप लोकतंत्र को एफआईआर राज में नहीं बदल देना चाहते हैं, जो कि कई मामलों में हो भी चुका है, तो आप इस वीडियो को पूरा और जिम्मेदारी से देखिए। जिस तरह से आपने गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह की गिरफ्तारी के वीडियो को देखा था, यह सब हमले अंत में आप जनता के घर पहुंचने वाले हैं। हम इस पर आएंगे कि क्या प्रोफेसर अली को मुसलमान होने के कारण इतनी बड़ी सजा मिली है। कई लोगों ने खुलकर लिखा है कि प्रोफेसर अली खान को उनके नाम के कारण, मुसलमान होने के कारण इतनी बड़ी सजा दी गई। लेकिन पहले यह बताना जरूरी है कि अखबारों ने इस तरह से क्यों कवर किया है कि किसी को भी पढ़कर लगे कि प्रोफेसर अली को गिरफ्तार करना पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी है, जैसे कोई बड़ा अपराधी पकड़ा गया हो। अगर आप हिंदी अखबारों की हेडलाइन देखेंगे तो साफ साफ पता भी नहीं चलेगा
कहीं हेडलाइन अस्पष्ट है तो कहीं संदेह पैदा करने की कोशिश लगती है। क्या पत्रकारों को, संपादकों को खुलकर नहीं बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या कहा कि गिरफ्तारी हुई? अगर अखबार अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ पुलिस के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं बोलेंगे तब फिर कौन बोलेगा? दैनिक जागरण की वेबसाइट की यह हेडलाइन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, महंगा पड़ रहा है राजा महमूदाबाद के परिवार को पाकिस्तानी प्रेम, प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। कितनी खतरनाक हेडलाइन है ये। पाकिस्तानी प्रेम से जोड़ दिया गया गिरफ्तारी को, जबकि प्रोफेसर अली खान ने भारत की सेना और सरकार की नीतियों की तारीफ की है और पाकिस्तान को आतंक का इस्तेमाल करने वाला लिखा है। जागरण ने भी प्रोफेसर खान के परदादा को मुस्लिम लीग की स्थापना से जोड़ दिया। दैनिक भास्कर की इस हेडलाइन में लिखा है कि सेना पर कमेंट करने वाले प्रोफेसर खान गिरफ्तार। हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष बोली, दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे, यूनिवर्सिटी पद से हटाए। इसे पढ़कर यही लगेगा कितना खतरनाक आदमी पकड़ा गया है जिसके दादा मुस्लिम लीग को फंडिंग करते थे। मनी कंट्रोल ने भी अपनी हेडलाइन में इसे ही उभारा है कि अली खान के परिवार का कनेक्शन मुस्लिम लीग से है, जिन्ना के नजदीकी होने की खबर। इसी बात को हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में जनरल बात की तरह लिख डाला है कि प्रोफेसर अली खान के दादा महमूदाबाद के आखिरी राजा थे और मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर के बीच में लिखा है कि इनके दादा मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष थे। कहीं पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष के आरोप का सहारा लेकर तो कहीं अपनी तरफ से कई अखबारों ने अपनी खबर और हेडलाइन में इस बात को जगह दी है। क्या इन बातों की पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? प्रोफेसर अली खान का दादा से क्या लेना देना? यह बात क्यों प्रमुखता से बताई जा रही है? और बताई जा रही है तो अली खान के नाना के बारे में क्यों नहीं बताई जा रही कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ विदेश सचिव थे जब वे विदेश मंत्री थे। दादा के निधन के 10 साल बाद प्रोफेसर खान का जन्म होता है। उनका दादा से क्या संबंध? क्या खबर को जस का तस प्रस्तुत करने के नाम पर हाथ झाड़ लेना चाहिए? अगर दादा के नाम पर इतना बड़ा संदेह पैदा किया जा रहा है तो क्या अखबारों को अपनी तरफ से और पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी? दादा और मुस्लिम लीग का जिक्र हेडलाइन में इस तरह से डाला गया ताकि गिरफ्तारी सही लगे। अगर फेसबुक पोस्ट के कारण सही ना लगे तो इस वजह से सही लग जाए। प्रोफेसर अली खान भारत के नागरिक हैं, इसी हक से अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अच्छे प्रोफेसरों में से एक माने जाते हैं। क्या उनके दादा का संबंध मुस्लिम लीग से जुड़ा होना जेल भेजे जाने का उचित कारण हो सकता है? अभिव्यक्ति की आजादी के बिना आप नागरिक होने का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, ना नागरिक माने जा सकते हैं। मीडिया इसकी आजादी की रक्षा करेगा माना जाता है, अपने लिए भी और नागरिकों के लिए भी। लेकिन प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी से ज्यादा शर्मनाक है अखबारों की भूमिका। ऐसे अखबारों के रहते नागरिकों को कब पुलिस गायब कर देगी पता भी नहीं चलेगा। 13 नवंबर 2019 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रोफेसर अली खान के पिता राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान का बयान छपा है कि उनके दादा मोहम्मद अली मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक वाइस चांसलर थे। बाद में वे इस आधार पर अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि किसी शैक्षणिक संस्थान की धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए। वे मुस्लिम और हिंदू यूनिवर्सिटी दोनों ही सिस्टम के आलोचक हो गए क्योंकि उन्हें लगने लगा कि आने वाले समय में यह फर्क समाज में भी नजर आएगा। 1920 के दशक में उन्होंने एक बड़े अखबार में लेख लिखा कि ऐसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में बननी चाहिए जहां धार्मिक अंतर ना दिखे। इसके बाद यूनिवर्सिटी की मांग तूल पकड़ने लगी। उनके प्रयासों से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। यह सब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है। यह सब क्यों नहीं बताया जा रहा? इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया गया कि प्रोफेसर अली खान के पिता इसी आजाद भारत में 2 बार कांग्रेस से विधायक रहे? पिता का इतिहास छोड़कर दादा का इतिहास निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से गिरफ्तारी को सही बताया जा सके। क्या इसका कोई भी तुक नजर आता है? कम से कम यह भी बता दिया जाता कि प्रोफेसर खान के सगे नाना जगत एस मेहता उस समय विदेश सचिव थे जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार विदेश मंत्री बने। 1976 से 1979 के बीच विदेश सचिव रहे। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में जगत एस मेहता को पद्म भूषण दिया। जुलाई 2022 में ओपन मैगजीन में टीपी श्रीनिवासन ने एक लेख लिखा है, जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें विदेश सचिव के पद से हटा दिया था। बीजेपी की राजनीति करने वाले क्या नहीं जानते कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने प्रोफेसर अली खान के नाना जगत एस मेहता को पद्म भूषण दिया है उसी अशोक हॉल में। संयोग देखिए, अशोक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले
जगत एस मेहता के नाती को प्रोफेसर अली खां को किस तरह पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, जगत एस मेहता के समधी प्रोफेसर खान के दादा को मुस्लिम लीग का फंडिंग करने वाला बताया जा रहा है। क्या बीजेपी अब यह भी सवाल करेगी कि वाजपेयी की सरकार ने मुस्लिम लीग को फंडिंग करने वाले समधी को पद्म भूषण दिया? जाहिर है हम तर्क, तथ्य और सहनशीलता, उदारता सब पर गोबर लीपे जा रहे हैं। इस खेल में सब शामिल होते जा रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर खान के नाना जगत एस मेहता चीन पर विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं। मेहता 1963 से 66 के बीच चीन में भारत के राजदूत रहे। जिस यूनिवर्सिटी ने गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर खान के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा, उसी अशोक यूनिवर्सिटी को जगत एस मेहता के परिवार ने उनकी सारी लिखावट, पत्राचार, किताबें वगैरह दान में दे दी हैं। जगत एस मेहता की पत्नी बड़ी लेखिका थी रमा मेहता, यानी प्रोफेसर अली खां की नानी। इनके नाम से लेखिकाओं के लिए फेलोशिप है, जिसे जगत मेहता ने ही स्थापित किया था। इनके मामा विक्रम मेहता हैं, जो थिंक टैंक चलाते हैं, ब्रुकिंस इंडिया के नाम से उसके अध्यक्ष हैं। अली खान महमूदाबाद ने असली भाजपा को एक्सपोज किया और असली भारत को बताया कि यह है असली भारत। कर्नल सोफिया कुरैशी में हमें हैरानी क्यों हो रही है? क्या क्योंकि उनका नाम सोफिया कुरैशी है वो कर्नल नहीं हो सकती? अब्दुल हमीद, किसको नहीं मालूम ये नाम? ये नॉर्मल है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये असामान्य लगता है। इसलिए बार बार वो, और फिर भी बेचारे, जैसे उनकी तासीर है, जैसा उनका डीएनए है बीजेपी का, वो तो वैसा ही रहेगा, थोड़ा बदल सकता है। फिर उनके मंत्री कह देते हैं आतंकियों की बहन। यही कहा ना, असली भाजपा ये है और असली भारत कर्नल सोफिया कुरैशी है। यह अंतर अली खान महमूदाबाद ने बताया और बड़ी खूबसूरती से बताया। और यह अली खान महमूदाबाद कौन है, इनको मालूम है। मुझे नहीं लगता इस सरकार को ज्यादा पढ़ने लिखने से मतलब है, होता तो शायद थोड़ा समझदारी से काम लेते। इनके नाना भारत के पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता, अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो जगत मेहता उनके विदेश सचिव थे। उनको बाद में 2001 या 2 में पद्म भूषण भी मिला। ये एक एकेडमिक व्यक्ति है, स्कॉलर है, इतिहासकार है। और उनकी फेसबुक पोस्ट आपने भी देखी होगी, मैंने तो 3-4 बार पढ़ी कि इसमें गलत क्या है। फिर मैंने और साथियों से पूछा क्या कोई और फेसबुक पोस्ट है जिस पर एफआईआर? बोले नहीं, इसी पर हुई है। क्या गलत है साहब? तो मीडिया ने 2 काम किए। जो भी आरोप लगाया गया उसे जस का तस छाप दिया गया, जबकि कुछ बातों का पता आसानी से लगाया जा सकता था, लेकिन पड़ताल न करके विवादास्पद बयान, सेना पर टिप्पणी, एकता को खतरे में डालने वाले बयान को इन्वर्टेड कोमा में डालकर संदेह पैदा करने का प्रयास किया गया, ताकि लगे कि कोई देशद्रोही गिरफ्तार हुआ है, होना ही चाहिए था। इससे पूरी रिपोर्टिंग में प्रोफेसर खान का पक्ष संदेहास्पद और कमजोर लगा। हरियाणा महिला कमीशन ने 14 मई को प्रोफेसर अली खां को बुलाया, लेकिन वे नहीं गए। 15 मई को कमीशन यूनिवर्सिटी पहुंचा और कहा कि हमें उम्मीद है कि रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर उन्हें बुलाएंगे, लेकिन प्रोफेसर खान नहीं आए। इस पर रेणु भाटिया ने कहा कि हमें नहीं लगता कि और किसी सबूत की जरूरत है, लेकिन प्रोफेसर खान ने अपने वकील के जरिए जवाब तो दिया था और कहा था कि उनके पोस्ट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। क्या नहीं आने का मतलब यह है कि जो संदेह है वो पक्का ही मान लिया जाए? हिमांशी नरवाल को कितनी गालियां दी गई, धमकियां दी गई? विदेश सचिव विजय मिश्री और उनकी बेटियों के मामले में कितनी गालियां दी गई? क्या उन मामलों में भी महिला आयोग किसी के घर पहुंच गया? क्या इस देश में वकील के जरिए लोग अपनी बात नहीं रखते? अनगिनत प्रसंग दे दिए जा सकते हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं उससे किसी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो क्या फेसबुक पर लिखना इतना बड़ा अपराध है कि आजीवन कारावास की सजा होगी? क्या सेना की तारीफ और भारत की रणनीति की तारीफ करने पर भी इतनी बड़ी धाराएं लगाई जा सकती हैं? प्रोफेसर अली खां के खिलाफ धारा 152 लगाई गई, देश को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित, जो संज्ञेय और गैर जमानती है। इसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास के साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। धारा 196(1) विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना। धारा 197(1) देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाली झूठी जानकारी प्रकाशित करना। धारा 299 किसी धर्म को अपमानित करना। इतनी संगीन धाराएं लगाई गई हैं, तो कम से कम प्रोफेसर अली खान ने जो फेसबुक पर लिखा था उसे भी विस्तार से छाप दिया जाता, तो पाठक देख लेते कि क्या इस वजह से
किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। महिला आयोग के अलावा सरपंच योगेश जछेड़ी की एफआईआर में कहा गया है उसकी भी पड़ताल की जानी चाहिए थी। अखबारों के पास अपना नेटवर्क होता है। क्या सरपंच सही बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में 4-5 लोगों के सामने प्रोफेसर खान ने सेना का मजाक उड़ाया। एफआईआर में यही लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद उनकी मौजूदगी में 4-5 लोगों के सामने प्रोफेसर अली खान ने यह कहा कि दोनों देशों की फौजों में कुछ पागल अफसरों की वजह से बॉर्डर पर तनाव होता है और बेगुनाह लोगों को जबरन और बिना मतलब मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। इसकी तथ्यात्मक पुष्टि हम नहीं कर सकते कि ऐसा संवाद कहां हुआ भी या नहीं और कौन लोग वहां थे। उम्मीद है अखबार इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन 4 लोगों के बीच कही गई बातों के आधार पर एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी, तब तो दोस्तों के बीच बातचीत को लेकर आए दिन एफआईआर होने लग जाएगी। इसी एफआईआर में भारतीय युवा मोर्चे के सदस्य और सरपंच योगेश जछेड़ी ने कहा है कि यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर 8 मई को पोस्ट किया गया, लेकिन फेसबुक पर जो बयान पोस्ट है उसमें किसी भी प्रकार की भड़काऊ बात नहीं है। हां, प्रोफेसर खान ने युद्ध का विरोध किया है और इसी आधार पर किया है कि युद्ध में बेगुनाह लोगों की जान भी जाती है। जिन्हें लगता है कि प्रोफेसर अली खान ने सेना का अपमान किया है, उन्हें खुद से पोस्ट पढ़ लेना चाहिए। उनके पोस्ट का पहला पैराग्राफ जरा लंबा है और उसमें भारत के हमले की रणनीति की तारीफ की गई है। प्रोफेसर खान लिखते हैं कि रणनीतिक रूप से भारत ने एक नए दौर की शुरुआत की है। पाकिस्तान में सैनिक और आतंकी ठिकानों को अब एक ही माना जा रहा है, मतलब किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब अब इसी तरह से दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अब आतंकी और नॉन स्टेट एक्टर के पीछे नहीं छुप सकता। वैसे भी पाकिस्तान की सेना ने सैनिक रूप से प्रशिक्षित नॉन स्टेट एक्टर का इस्तेमाल लंबे समय से इलाके में अशांति फैलाने के लिए किया है और खुद को दुनिया के मंच पर पीड़ित भी बताता रहा है। पाकिस्तान ने इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर का सहारा लेकर अपने यहां भी धमाके कराए हैं ताकि वहां अलग अलग संप्रदायों के बीच खाई गहरी होती रहे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को सिरे से बदल दिया है कि आतंकी हमले का जवाब सैनिक हमले से दिया जाएगा। आतंकी और सैनिक ठिकानों में अंतर मिट जाने के बाद भी भारत की सेना ने बेहद सतर्कता के साथ सैनिक और नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया ताकि अनावश्यक रूप से टकराव ना बढ़े। तो संदेश साफ है, अगर आप अपने यहां आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे तो हम आकर खत्म कर देंगे। दोनों तरफ के नागरिकों की मौत दुखद है और यही मुख्य कारण है कि युद्ध से बचा जाना चाहिए। इस हिस्से में किसे लग सकता है कि प्रोफेसर खान ने भारतीय सेना का अपमान किया, बल्कि प्रोफेसर अली खान वही बात कह रहे हैं जो भारत सरकार कह रही है। यही बात तो विदेश मंत्रालय अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कह रहा है। हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, हमने सैनिक और नागरिक ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो यही कहा, भारत युद्ध का समर्थक नहीं है, बुद्ध का देश है। प्रोफेसर अली खान ने कहा है कि मेरी पूरी बात सिपाहियों और नागरिकों की जिंदगियों के बचाव में है। मैंने अपने पोस्ट में स्त्री के विरोध में कोई भी बात नहीं कही है। यह झूठ तो गोदी मीडिया बोल रहा था। आपने देखा होगा कि आधा पाकिस्तान साफ कर दिया गया है, यानी बिना नागरिकों को निशाना बनाए आप आधा पाकिस्तान साफ नहीं कर सकते। तो झूठ कौन बोल रहा था, आपत्तिजनक बातें कौन बोल रहा था? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया भारत की नीति से अलग जाकर बोल रहा था। लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तो मीडिया की तारीफ ही कर दी। जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा गया कि भारत में विपक्ष से लेकर कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं और पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा है, तब विदेश सचिव ने यही कहा, पाकिस्तान को भारत के जैसे लोकतंत्र की आदत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी जिस बात को लेकर हुई है, उसके बाद क्या भारत के बारे में यह कहा जा सकेगा? We have also seen in some of the remarks that have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. सीमावर्ती शहरों के लोग कह रहे हैं, हिंदी प्रदेश के लोग युद्ध को लेकर जश्न मनाते हैं, जबकि हमारे लिए युद्ध जश्न नहीं है। हम भी चाहते हैं कि भारत जवाब दे, लेकिन हमारी भी तो आप चिंता कीजिए। तो
तो क्या यह बात कहने के लिए सीमावर्ती शहरों के लाखों लोगों को आप गिरफ्तार कर लेंगे और यह भारत विरोधी बात मानी जाएगी? कितने लोगों ने युद्ध के उन्माद की आलोचना की है और की भी जानी चाहिए, तो क्या उनकी जगह जेल हो सकती है? 11 मई की इस पोस्ट में प्रोफेसर खान ने युद्ध और नरसंहार के खिलाफ लिखा है, गीता से भगवान कृष्ण के कथन की बात लिखी है, पैगंबर मोहम्मद और मौलाना रूमी की कही गई बातों को याद दिलाया है, विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग के खिलाफ लिखा है। इस पोस्ट में प्रोफेसर खान ने सवाल किया है कि जब हम कहते हैं कि बॉर्डर पार सबका सफाया कर दो, तबाह कर दो, तब क्या हम युद्ध के नाम पर बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं सबको मार डालना चाहते हैं? भारत भी तो यही बात कह रहा है जब वह बार बार दोहराता है, हमारा मकसद नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था, ना हमने बनाया। तो इसका मतलब है प्रोफेसर खान ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो युद्ध के उन्मादी हो चुके हैं, भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे। क्या आप ऐसे आदमी को जेल में देखना चाहेंगे? क्या यह ज्यादा नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध का उदाहरण फिर क्यों दे रहे थे? किस बात के लिए दे रहे थे? प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। एक ऐसे समय में जब पक्ष विपक्ष के सांसदों की टोली दुनिया भर में भेजी जा रही है, उस समय में वही बात कहने के लिए प्रोफेसर अली खां को गिरफ्तार किया गया। विदेश दौरे पर जाने वाली सांसदों की टोली भी तो यही कहेगी कि भारत एक जिम्मेदार देश है, हमने आतंकी हमले के जवाब में केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया, नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया, और उसी समय एक प्रोफेसर को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं? यही कि पुलिस है, अपने कार्यकर्ता से एफआईआर करवाकर जब मन होगा जिसे भी जेल में डाल देंगे। जिस फेसबुक पोस्ट के लिए प्रोफेसर अली खां को राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार मिलना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, उस पोस्ट के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कितने ही लोगों ने प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी का विरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में बोलने वालों ने भी विरोध किया है। लेखक, पत्रकार, प्रोफेसर, प्रेस क्लब, महिला प्रेस क्लब, सब ने विरोध किया। तमाम महिला संगठनों और नागरिक संगठनों ने विरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल में प्रेस सचिव रहे पत्रकार अशोक मलिक ने ट्वीट किया है कि मैं महमूदाबाद को एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए जानता हूं। मैंने उन्हें निहायत ही शरीफ पाया है। जब वे असहमत होते हैं उनसे असहमत नहीं हुआ जाता। उनके तथाकथित आपत्तिजनक बयान किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है। उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। हरियाणा अथॉरिटी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कांग्रेस ने प्रोफेसर अली खां की गिरफ्तारी को लेकर पहचान के सवाल को उठाया है। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा है कि उनकी एकमात्र गलती है कि उन्होंने यह पोस्ट लिखा, और दूसरी गलती है उनका नाम। साफ है, पवन खेड़ा इशारा कर रहे हैं कि प्रोफेसर खान की गिरफ्तारी मुसलमान होने के कारण की गई है। समाजशास्त्री प्रोफेसर अपूर्वानंद भी इस बात को रेखांकित करते हैं। पवन खेड़ा ने लिखा है कि फेसबुक पर उन्होंने काफी सोच समझकर लिखा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में यह नया भारत है, लेकिन एक इतिहासकार और अकादमिक को हिंसा भड़काने के लिए जेल नहीं हुई, बल्कि हिंसा का विरोध करने के लिए जेल भेजा गया। बीजेपी के सांप्रदायिक नैरेटिव को उजागर करने के लिए जेल हुई। राष्ट्रवाद के नाम पर छाती पीटने की कमियों को आईना दिखाने के कारण जेल हुई। हम डिबेट और डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं, डिक्टेशन का विरोध करते हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियन महमूदाबाद जी को के साथ जो व्यवहार हुआ है, वो एक दोहरा मापदंड और चरित्र दिखा रहा है। क्या लिखा था उन्होंने? मैंने 10 बार पढ़ा। क्या ये सेडिशन की कैटेगरी में? कैसे डिफाइन करते हैं? बार बार हमने लिखा है, बोला है, दुनिया भर में काम हुआ कि राष्ट्र और राष्ट्र की सरकार एक नहीं हुआ करती, देश और देश की सरकार एक नहीं हुआ करती। सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है।
लेकिन न जाने कैसे लोग दुनिया भर में आप गुडविल मिशन भेज रहे हैं, किस बात की शोकेसिंग के लिए, और उसको हम डोमेस्टिक स्फीयर में लागू नहीं कर पा रहे। पहलगाम की जो दहशतगर्दी हुई थी उसमें नफरत के बीज बोने की भी साजिश थी। इस हिंदुस्तान की मिट्टी ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन इस तरह की जो कार्यशैली है सरकारों की, जिसमें एक व्यक्ति को उठा करके हिरासत में उसको जेल भेज दो सिर्फ इसलिए उसने कुछ बातें जो की हैं वो आपको असहज करती, किसी और को असहज नहीं करती। और उधर मध्य प्रदेश के मंत्री जी जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो घटिया, अश्लील, अशोभनीय बयान दिया, उस पर कंप्लीट चुप्पी। तो ये गुडविल मिशन बाहर भेजने का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या दुनिया नहीं देख रही होगी हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी कार्यशैली क्या है? हम जिन मूल्यों को बाहर प्रेषित करना चाहते हैं, उन मूल्यों को अपनी मिट्टी में, अपने देश में, उसको हम उसके ठीक खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ये दोहरापन व्यवहार का ये हिंदुस्तान के मिजाज में नहीं था, इसका मिजाज ना बदला जाए। प्रोफेसर खान ने तो यही लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लाना एक मजबूत संदेश रहा, लेकिन यही संदेश जमीन पर भी पहुंचे, जहां मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाते हैं, उन्हें बात बात में जेल में डाल दिया जाता है, उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है। यह बात केवल प्रोफेसर खान ने तो नहीं बल्कि अनगिनत लोगों ने कही है, और यह भी कहा है कि दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाना हमारी एकजुटता का शानदार संदेश रहा है। इस एकजुटता का प्रदर्शन कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भेजकर किया गया है। वही एकजुटता जमीन पर नजर आए। इस बात को लेकर क्या किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? कितने लोगों ने कर्नल कुरैशी, विंग कमांडर सिंह के भेजे जाने की तारीफ की है और इस तरह की घटनाओं की याद दिलाई है? तब क्या प्रोफेसर अली खां केवल मुसलमान होने के कारण गिरफ्तार किए गए? अशोक यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने अपने सहयोगी के साथ खड़े रहने का निर्णय किया है और प्रोफेसर अली खां की गिरफ्तारी की निंदा की है। कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता। प्रोफेसर खान शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय और उदार माने जाते हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। फैकल्टी ने अपने बयान में बताया है कि प्रोफेसर खान की विद्वता कितनी विशाल है। दक्षिणी एशिया से जुड़े मसलों पर वे अथॉरिटी माने जाते हैं, कई भाषाओं के जानकार भी हैं। बड़ी बात है कि छात्रों और फैकल्टी ने साहस का प्रदर्शन किया है। अपने बयान में फैकल्टी ने प्रोफेसर अली खां का साथ दिया है तो हरियाणा महिला आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। फैकल्टी ने लिखा है कि भारत में जिन राज्यों में महिलाओं के प्रति अपराध की दरें सबसे अधिक हैं, उनमें से एक हरियाणा भी है। हम चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकी जाए और उनके अधिकारों को मजबूत किया जाए, ना कि ऐसे अपराधों की खोज की जाए जो हुआ ही नहीं। महत्वपूर्ण बात है कि आयोग के अधिकार क्षेत्र में यह सब नहीं आता कि वह प्रोफेसर खां को नोटिस जारी करे, सीमा पार आतंकवाद के मसले पर नजर रखे या यूजीसी कोड ऑफ कंडक्ट की बात करे। जिन लोगों ने विदेश सचिव की बेटी को धमकियां दी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ठोस मामला बनता है। लेकिन महिला आयोग के इस कदम से साफ है कि जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान से सुरक्षा मिली हुई है, वह खतरे में है। 498 शब्दों के फेसबुक पोस्ट के लिए प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को जेल भेज दिया गया। 498 शब्दों के लिए। नजर उठाकर देखिए, बोलने के मामले में कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जिस तिस को उठाकर जब तब जेल में भेज दिया जाता है। अखबार में खबर छाप दी जाती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए यहां 20 गिरफ्तार, वहां 25 गिरफ्तार। पोस्ट में क्या है उसकी कोई आलोचना या पड़ताल नहीं होती। यह बात समझ से बाहर है कि लोकतंत्र का सबसे अधिक लाभ नागरिकों को मिलता है और नागरिक ही लोकतंत्र पर हमले के मामले में इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? क्या कभी बीजेपी को अपनी पार्टी के भीतर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी? दूसरों को डराते डराते बीजेपी के कार्यकर्ता भी डरपोक हो जाएंगे। इस डर से अपनी पार्टी की गलतियों पर उंगली नहीं उठाएंगे। तब फिर उनका राजनीति में क्या रोल रह जाएगा? क्या बीजेपी के किसी सांसद को गलत नहीं लगा? क्या बीजेपी के किसी मंत्री को इसमें गलत नहीं लगा? अगर एक दिन सभी बोलने वाले जेल में डाल दिए जाएंगे, तब बीजेपी किसी गलत का विरोध किस नैतिक हक से करेगी? शुक्र मनाइए कि आप अभी तक इस तरह का वीडियो देख पा रहे हैं, पर खतरा आ रहा है। इसलिए हमने रवीश कुमार नई सड़क के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। खतरा उस पर भी आएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं?
भारत की सड़कों का हाल तो आप जानते ही हैं। मामूली बरसात में कीचड़ हो जाती है, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। कीचड़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं? दो गड्ढों के बीच सूखी जगहों पर पांव धरते हुए चलते हैं। जहां गड्ढे नहीं होते वहां कीचड़ के ऊपर से गुजरने के लिए एक ईंट रखते हैं, फिर कुछ दूरी पर दूसरी ईंट रखते हैं। इस तरह लोग ईंट रख रख कर उस पर पांव धरकर चलते चले जाते हैं। जब तक ईंट से फिसलकर कीचड़ में गिर नहीं जाते तब तक चलते हैं। पता नहीं, लेकिन ईंटों के सहारे जितना चल सकते हैं चलते चलिए, देखते चलिए। अगर बोलने लिखने पर इस तरह से एफआईआर होती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, तो आप अपनी आंखों का क्या करेंगे जिसका काम देखना ही है? जब सुनना ही नहीं है तो आप अपने कानों का क्या करेंगे जिसका काम सुनना ही है? जब देखना और सुनना ही नहीं है तो इस जुबान का क्या करेंगे जिसका काम बोलना ही है? जब देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, तो आपको लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्या करेंगे? आईपीएल का मैच देखने के लिए तो जेल में भी इसका इंतजाम किया जा सकता है। वैसे भी लोग युद्ध का कवरेज नहीं देख रहे थे। रिपोर्ट आई है कि तमाम हिंदी चैनलों के दर्शकों की तुलना में उससे ज्यादा 2 गुना लोग क्रिकेट के पुराने मैच देख रहे थे। क्या लोग राष्ट्रवाद का खेल समझने लगे हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।